गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 15 हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं या उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो जो कार्बन जो है वो किसके साथ, कार्बन ही हाइड्रोजन के साथ बहुत अधिक क्या होती है, बहुत अधिक यौगिक बनाते हैं। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे यौगिक बनाते हैं, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ एक या दो यौगिक बनाते हैं। तो ये बात हो गई हाइड्रोकार्बन के बारे में। और कार्बन किसके साथ, और मतलब कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बहुत अधिक यौगिक बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक या दो यौगिक बनाते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? श्रृंखलन। क्या है हमारा जो टॉपिक है वो? श्रृंखलन। तो अब बात आती है श्रृंखलन में कि श्रृंखलन हम किसे कहते हैं। तो इसे भी मैं बताऊंगी श्रृंखलन किसे कहते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेथेन, आप लोग नाम सुने होंगे। तो मेथेन जो है वो कार्बन का सबसे सरलतम यौगिक होता है, जिसका अणुसूत्र होता है, क्या होता है? CH4। मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। और अगर हम इसकी संरचना सूत्र की बात करेंगे तो इसकी संरचना को हम इस तरीके से इसको संरचना सूत्र बनाते हैं। इसके पहले मैंने आपको रासायनिक आबंध पढ़ाया है उस अध्याय में। मतलब ऐसे एग्जाम्पल भी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ। तो क्या है श्रृंखलन किसे कहते हैं मैं आगे बताऊंगी। तो मेथेन जो है वो क्या है? कार्बन का सबसे सरलतम यौगिक होता है। ये उसका अणुसूत्र है, CH4 जो है वो उसका अणुसूत्र है। इसकी संरचना सूत्र इस प्रकार से बनेगी। अब यहाँ पर ये हो गया मेथेन का संरचना सूत्र। अब हम बात करते हैं इस मेथेन में से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें। ठीक है, एक हाइड्रोजन को इस तरीके से हटा दें तो ये क्या बनेगा, हमें क्या प्राप्त होगा? CH3। मतलब यहाँ कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो ये CH3 को हम क्या कहते हैं? मेथिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मेथिल समूह कहते हैं। तो आगे हम इसको क्या है कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा संरचना सूत्र। उसमें से हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने हमने अभी क्या देखा था, ये CH4 किसकी? मेथेन की अणुसूत्र है। इसकी संरचना देखे थे तो इसकी संरचना इस तरीके से थी, जिसमें से हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या मेथिल समूह हमें प्राप्त होता है। मान लो जाए ये वाला हाइड्रोजन आपका हट गया तो हमें CH3 प्राप्त हो रहा है। तो ये CH3 क्या कहलाता है? आपका मेथिल समूह। तो हम आप देखेंगे एक हाइड्रोजन को हटाकर हम उसमें एक और मेथिल समूह जोड़ देते हैं। जैसे हमें क्या प्राप्त हुआ, ये HCl, ये क्या है हमारा? एक मेथिल समूह, जिसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर हम इसमें और एक मेथिल समूह को जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने ये हाइड्रोजन हटाकर इसमें एक मेथिल समूह को जोड़ा है। तो अब हमें ये संरचना सूत्र किस तरीके से प्राप्त होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? C2। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ये हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये किसकी संरचना हो गई? एथेन की संरचना हो गई। C2H6 किसका अणुसूत्र है? एथेन का अणुसूत्र है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार और देख लीजिए कि मेथेन जो है वो कार्बन यौगिक का सबसे सरलतम रूप होता है, यौगिक होता है। और क्या होता है, इसका जो अणुसूत्र होता है CH4 होता है। अगर हम इसकी संरचना सूत्र को देखेंगे तो इसकी संरचना सूत्र क्या होगी, इस तरीके से होगी। यानी हाइड्रोजन कितना है? 4। तो हमारे पास ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4। और कार्बन कितना है? 1। तो यहाँ पर कार्बन है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से क्या बना रहा है? आबंध बना रहा है। और इसमें से हम एक आबंध बनाता है
और एक हाइड्रोजन को हम हटा दें इस तरीके से, तो ये हमें क्या होगा, CH3 प्राप्त हो रहा है, जिसे हम CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल समूह कहते हैं। अब इस मेथिल समूह में से हम एक हाइड्रोजन को हटाकर, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु को मेथिल समूह में क्या करेंगे, मेथिल समूह से प्रतिस्थापित करेंगे, यानी और एक मेथिल समूह को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 कार्बन है तो C2 और कितने कार्बन है, 6। तो ये इस तरीके के जो अणुसूत्र हैं वो किसके हैं, एथेन के हैं। तो ये किसकी संरचना हो गई, एथेन की संरचना हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कार्बन परमाणु को और क्या करेंगे, कार्बन परमाणु को हम क्या करेंगे और बढ़ाकर इसकी एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। हम इसमें आगे और मेथिल समूह को जोड़ते हुए, जैसे एक और एग्जांपल ले लूंगी कि वो तो कितना है, C2H6 हो गया। उसी में एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे H, ये आपका एक मेथिल समूह हो गया, ठीक है। फिर ये आपका दूसरा, फिर इसी में हम क्या छोड़ देंगे, एक और कार्बन। इस तरीके से हम इस तरीके से कार्बन परमाणुओं को बढ़ाकर क्या है, कार्बन परमाणु को बढ़ाकर एक लंबी श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका ये किसकी संरचना हो गई, आप लोग देख रहे हो। फिर आते हैं श्रृंखलन की, मतलब ये तो एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से हम कार्बन परमाणुओं को जोड़कर एक साथ, मतलब बहुत सारे कार्बन परमाणुओं को जोड़कर बढ़ाकर हम उसकी एक लंबी श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। तो तत्वों का वह गुण क्या होगा, तत्वों का वह गुण जिसके द्वारा उनके परमाणु आपस में आबंध बनाकर क्या करते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, तो वही क्या कहलाती है, आपकी श्रृंखलन कहलाती है। कोई भी तत्व है जिसके द्वारा क्या है, उनके परमाणु यानी कार्बन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु जो है वो आपस में मिलकर यानी आपस में एक आबंध बना रहे हैं और लंबी श्रृंखला बनाते हैं, तो यही क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी श्रृंखलन कहलाएगी। अब कुछ सीमा तक मतलब सल्फर और सिलिकॉन भी है, वो भी लंबी मतलब श्रृंखलन दर्शाते हैं। तो इनकी जो श्रृंखला होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है, छोटी होती है कार्बन की अपेक्षा। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन का संघनित रूप। हमने अभी तक क्या देखा था कि कार्बन के संरचनाओं के बारे में पढ़े थे कि हम कार्बन के साथ और भी कार्बन जुड़कर एक लंबी सतत श्रृंखला बना सकते हैं कार्बन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का संघनित रूप। तो अभी तक हमने क्या किया था, हाइड्रोकार्बन की संरचना को दर्शाने के लिए हम संरचना सूत्र का उपयोग कर रहे थे, जिसमें से एकल बंध को हम एक रेखा के द्वारा, एकल बंध यानी एक परमाणु कार्बन के बीच, ये आपका दिख रहा है कार्बन और 2 कार्बन परमाणु है उनके बीच ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, एकल बंध कहलाएगा, या फिर हम इसे सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। तो कार्बन के बीच इस तरीके से जो बॉन्ड होगा उसको हम सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड कहेंगे। ये किसकी संरचना सूत्र है, एथेन की। दूसरा आता है एथीन। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 कार्बन के बीच ये 2 लाइनें दिख रही हैं, वो क्या है आपका द्विबंध या इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। ये किसकी सूत्र, ये जो संरचना सूत्र है वो किसकी है, एथीन की संरचना सूत्र है। तीसरा जो है वो क्या है, एथाइन का संरचना सूत्र है, जिसमें आपको ये 3 लाइनें दिख रही हैं। ये किसको दर्शा रही है, यानी कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ये जो 3 लाइनें दिखा रही है वो ट्रिपल बॉन्ड को दर्शा रही है, जिसको हम हिंदी में त्रिबंध भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो एल्केन होता है वो एकल बंध होता है, एथीन जो है वो डबल बॉन्ड होता है, और एथाइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एथीन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन परमाणुओं के बीच, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, और एथाइन मतलब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी संरचना सूत्र हो गई। लेकिन हम देखेंगे कि हर बार ऐसी ही संरचना सूत्र को लिखना, बार बार इसको लिखना सुविधाजनक नहीं होता है, ये स्थान भी बहुत लेते हैं। तो इसको और सरल रूप में लिखने के लिए इसको हम संगणित रूप में लिखते हैं। जो संरचना सूत्र होता है उसको संगणित रूप में लिखा जाता है, जो कि एक सरल तरीका है। इस प्रकार के संरचना सूत्र में 2 परमाणुओं के बीच जो एकल बंध होता है, यानी यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है उनके बीच जो एकल बंध है उसको हम इस तरीके से नहीं दर्शा सकते, यानी हम उसको संगणित रूप में नहीं दर्शा सकते। जैसे हम इसका संगणित रूप देखेंगे एथेन का, तो क्या होगा, CH3 और ये CH3 होगा, ठीक है। इसका संगणित रूप हुआ किसका, एथेन का।
तो एथेन जो है वो क्या है, कार्बन परमाणु के बीच एकल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो इसको हम संगणित रूप में नहीं दर्शा सकते। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि सूत्र को हम और भी मतलब आगे देखेंगे कि यदि अणु क्या होगा, दो या अधिक होगा, यानी क्या होगा, अणु में दो या अधिक परमाणु समान समूह में होंगे तो हम उस समूह को क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप में उस सूत्र को लिख सकते हैं। जब अणु में दो या दो से अधिक परमाणु से हो समान समूह होंगे, इस पर देख रहे हैं, तो समान समूह में होंगे तो हम उसको संगणित रूप में उस सूत्र को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये संगणित रूप है CH3 CH2 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 और ये CH3, ये एक सूत्र है जिसको हम संगणित रूप में इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जिस परमाणु समूह का बार बार पुनरावृत्ति होता है उसे हम कोष्ठक के अंदर लिखते हैं यहाँ पर। तो आप हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब यदि अणु में क्या होगा, दो या अधिक परमाणु समान समूह में होंगे तो हम उस सूत्र को संगणित रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका सूत्र जो है वो संगणित रूप में है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी परमाणु का जो समूह है, मतलब समान परमाणु का जो समूह है वो बार बार पुनरावृत्ति होते हैं। कोई भी परमाणु का जो समान समूह है वो बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे इस सूत्र की बात देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हो CH2 बार बार रिपीट हो रहा है, कितने बार, 1 2 3 4 बार, मतलब ये जो समान समूह वाले परमाणु है उनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही, तो इसको हम कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और उसके बाहर उनकी संख्याओं को पदांक के रूप में लिखा जाता है। मतलब कितने बार ये रिपीट हुई है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बार रिपीट हुई है, तो इसलिए इसको हम पदांक के रूप में इनकी संख्याओं को लिखते हैं। अगर बात करें तो कार्बन यहाँ पर 1 2 और क्या हो गया 3 4, ठीक है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका और इसका इंटू हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कार्बन भी 4 होंगे और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 6 8, तो इस प्रकार से इसका इंटू करेंगे तो 8 हाइड्रोजन भी, मतलब इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, काउंटिंग नहीं करना है। यहाँ पर ये देखना है इस रचना सूत्र में, इस संगणित रूप में इस सूत्र की, कि जिस समान समूह वाले परमाणु का मतलब पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है उसको हमें कोष्ठक के अंदर लिखना है, और वो कितनी बार वो रिपीट हो रहा है उस संख्या को पदांक के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। और आगे हम देखेंगे कि एथीन को हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसकी जो सूत्र है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एथीन का आप लोग इसके पहले भी आप लोग को बताई हूँ कि हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन, तो हम इसको क्या लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन कितने हैं, इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इससे भी, तो इसका सूत्र हम इस तरीके से लिख सकते हैं संगणित रूप में, यानी ठीक है। और एथाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और साथ से एक ही हाइड्रोजन उससे लगा हुआ है, तो हम एथाइन को संगणित रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया, सूत्रों को हम संगणित रूप में इजी तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। तो एल्केन जो है वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और उसके सूत्र कैसे लिखेंगे हम उसको देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एल्केन। तो एल्केन नाम से ही मतलब ये क्या होगा, एल्केन के जितने भी है उसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2। ये सभी एल्केनों के लिए ये सूत्र क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखा जाता है आपका CnH2n+2। तो इस तरीके से इसका हम संरचना सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पर क्या है, एल्केनों की संगणित संरचना, अणुसूत्र एवं उनके नाम। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, तो देखिए जो n बराबर 1 दिखा रहा है, ये n यानी क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये आपके संगणित संरचना है, जैसे मीथेन का क्या होता है, एथेन का क्या होता है, प्रोपेन का, और ये क्या है उसका अणुसूत्र, और ये आपका मूल भाग, और ये अनुलग्न, और वो उसका नाम। अब यहाँ पर एक चार्ट है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज को दर्शा रहा है। तो n जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शा रहा है कि एल्केन में अगर n बराबर, तो हम ये सूत्र में मान रखकर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे Cn यानी कार्बन, कार्बन की जगह यहाँ n है, n कार्बन परमाणु की संख्या है, तो हम यहाँ पर n की जगह
N की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर H लिखेंगे, फिर ये 2, ठीक है। तो ये 2 N बराबर फिर क्या आ जाएगा आपका गुणित 1। N का मान कितना दिए है 1, और क्या है प्लस, एक मिनट इसको यहाँ पर बताती हूँ। हम पहले इधर निकालते हैं, पहले का मान N बराबर 1, तो C N की जगह क्या लिखेंगे 1, फिर H आएगा ये 2 और इन दोनों के बीच 1 और प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन 1 है और ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 ही आएगा, तो ये क्या होगा 2 और 2 4, तो ये क्या हो जाएगा इसका संरचना सूत्र CH4। कार्बन 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 एकम 2, तो इसको इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कितना 4। तो ये किसका सूत्र है आपका अणु सूत्र मेथेन का। हम देख रहे हैं कि सभी अल्कोहलों का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n+2, इस तरीके से दर्शाते हैं। तो n बराबर 1 हमने लिखा है, तो यहाँ पर n बराबर 1 यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, तो हम 1 लिखे। उसके बाद यही आ गया हाइड्रोजन आपका, फिर 2, n का मान क्या हो गया 1 और ये प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा कार्बन 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 और प्लस 2 4, तो ये CH4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्केन का नाम उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। एल्केन परमाणुओं का जो नाम है वो उसका किस आधार पर किया जाता है, उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर ठीक है, तो CH4, तो इस तरीके से हम इसके अणुसूत्र को भी लिख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये 2 भागों में बटा हुआ है जो एल्केन है, मूल भाग या मूल भाग और अनुलग्न। मूल भाग या जनक भी कहते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, और अनुलग्न ये दर्शाता है कि इनके बीच कौन सा आबंध बनता है, यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बन रहा है, इसको दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि n बराबर 1 है, तो ये आपका क्या हो गया मेथेन है, यानी इसकी अणुसूत्र क्या होगा CH4, मूल भाग होगा इसका मेथ, और अनुलग्न क्या होगा N, तो ये हो जाएगा मेथेन। उसी प्रकार जब हम N का मान सूत्र में, मैं इस टेबल को समझा दूं, फिर सूत्र में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे निकालना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका मूल भाग क्या होगा 8, इसका संगणित सूत्र क्या होगा, संरचना क्या होगा CH3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अणुसूत्र C2H6। तो और मूल भाग क्या हो जाएगा एथ, 2 है तो एथ, और बाद में क्या है अनुलग्न हो जाएगा तो ये एथेन हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि संगणित संरचना, तीसरा क्या आ जाएगा n बराबर 3, तो इसका संगणित संरचना क्या होगा CH3, CH2 और CH3, इसका अणुसूत्र होगा C3H8, और ये क्या हो जाएगा मूल भाग प्रो, और क्या हो जाएगा अनुलग्न 1, तो ये प्रोपेन, यानी ये 3 कार्बन परमाणुओं वाला है इसलिए यह प्रोपेन। फिर उसके बाद आपका आता है 4 कार्बन परमाणु वाला, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा। फिर 5 कार्बन वाला आएगा तो वो पेंटेन होगा। उसी तरह के 6 कार्बन वाला हेक्सेन, उसी प्रकार आते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा तो वो नाम बढ़ते जाएगा। 1 कार्बन वाला है तो मेथेन, 2 कार्बन वाला है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो इस प्रकार से इसके नाम क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और उसका क्या होगा, उसका नामकरण, इसका बहुत सारा नामकरण है, फिलहाल आप लोग को इतना ही पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सभी एल्केनों का तो सामान्य सूत्र है, तो हम इसके अणुसूत्र को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मेथेन का मैंने आपको बता दिया, अब बताती हूँ एथेन का। तो एथेन में n बराबर यानी कितना मान रखना है 2, यानी यहाँ पर C n की जगह क्या हो जाएगा 2, और H क्या हो जाएगा, ये 2 तो है, और n का मान कितना दिए है 2, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2। तो इस तरीके से ये C2H क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा H6, 2 4 और 2 6। तो इस तरीके से हम किसको निकाल सकते हैं, मतलब एथेन की अणुसूत्र को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम, जैसे आपका प्रोपेन है यानी 3 कार्बन वाला है, तो यहाँ पर कार्बन की जगह हम क्या मान रखेंगे
फिर ये हो गया किसका, आपका एथेन का हो गया। ठीक है, आप प्रोपेन यानी 3 कार्बन वाला देखेंगे तो हम N की जगह कितना कार्बन रखेंगे, 3 कार्बन, तो ये 3 और H और ये क्या हो जाएगा 2 और फिर 3+2, तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बन जो है वो 3 हो गया और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और ये +2, तो क्या हो जाएगा 6 और 2 8। तो इस तरीके से हम इसके अणुसूत्र को भी निकाल सकते हैं। तो C3H8 किसका है, प्रोपेन का है, यानी कितने कार्बन वाले हैं, 3 कार्बन वाले। तो अणुसूत्र निकालने का भी मैं तरीका बता दी हूँ। इस तरीके से सूत्र में आप फॉर्मूले में लगाकर आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए N बराबर 1 कार्बन है तो क्या होता है, मेथेन होता है, 2 कार्बन वाले है तो एथेन, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन। तो इस तरीके से आप इसका अणुसूत्र भी निकाल सकते हो। ये आपका क्या हो गया, कार्बन परमाणुओं की लंबी सतत श्रृंखला हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि एल्केन के जितने भी सामान्य, सभी एल्केनों के लिए तो ये सामान्य सूत्र है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं मेथेन और एथेन की ही बात करेंगे, तो मेथेन और एथेन में कितने, मतलब आपका CH2 का ही अंतर है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना है, मतलब इन दोनों की हम तुलना करें तो इनमें CH2 का ही अंतर पाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो किसकी बात कर रही हूँ मैं, मेथेन और एथेन, मेथेन और किसकी बात कर रही हूँ, एथेन की। ठीक है, तो एथेन और मेथेन में CH2 इकाई का ही अंतर होता है। ये इस तरीके से CH2 इकाई का अंतर है। उसी प्रकार हम आगे उसका और बनाते हैं जोड़ा। हम बात करेंगे किसका, एथेन और प्रोपेन का, यानी एथेन और प्रोपेन का। तो इसमें भी आपका CH2 इकाई का ही अंतर होता है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और उसका जोड़ा बनाते जाएंगे। जैसे एथेन और प्रोपेन में देखेंगे तो दोनों के बीच भी CH2 इकाई का अंतर है, और प्रोपेन और ब्यूटेन में भी देखेंगे तो इसमें भी CH2 इकाई का अंतर है। और हम देखेंगे ब्यूटेन और पेंटेन में, पेंटेन या हेक्सेन में, तो सब में क्या है, CH2 इकाई का ही अंतर है। तो हम देखेंगे इस प्रकार जोड़ा बनते जाएगा तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। कितना का है, CH2 इकाई का अंतर है। तो हम इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो एल्केन परिवार के जितने भी श्रेणी हैं वो क्या है, सजातीय श्रेणी में आएंगे। एल्केन परिवार क्या है, एक सजातीय श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल कितना CH2 इकाई का ही अंतर है। ठीक है, अब हम इसको ये भी परिभाषित कर सकते हैं कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें निकटतम सदस्यों के जोड़ों में ऐसा संबंध हो तो उस श्रृंखला को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब इनके जोड़ों में CH2 इकाई का अंतर ही है, यानी बहुत कम है। तो इस प्रकार के जो जोड़े बनते जाएंगे और उनमें ज्यादा अंतर भी नहीं आएगा, तो इस प्रकार के श्रेणी को हम यानी कह सकते हैं कि जो एल्केन परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सजातीय श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सतत क्या हो गया, सतत श्रृंखला, यानी आपका सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कितने, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 कार्बन वाला है तो मेथेन है, 2 कार्बन वाला है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। तो इस तरीके से आपको इसके मतलब संरचना सूत्र आप लोग को याद भी होना चाहिए, और नंबरिंग, और आपको इस सूत्र में फार्मूले में फिट करके इसको आप लोग इसका अणुसूत्र भी बना सकते हो आसानी से। तो आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।